हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कंसेप्ट को जानेंगे। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये पॉइंट बताना, पिछली वीडियो में जो हमारा ऑफ़र एक्सेप्टेंस और उसके कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, उसमें मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया था। वो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट जो है, कम्युनिकेशन ऑफ स्वीकृति जो है, वो कब कंप्लीट होती है? तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे कि हमारा सेक्शन 4 बताता है, जो होती है कम्युनिकेशन, वो दो लोगों के रिस्पेक्ट में होती है। एक तो होती है अगेंस्ट प्रपोजर, एक होती है अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो ये जो कम्युनिकेशन है हमारा एक्सेप्टेंस का, जब भी सामने वाले को ऑफ़र मिला, उसने ऑफ़र पढ़ा, उसको नॉलेज हो गई थी, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया स्टेज। फिर उसको मिली इन्फॉर्मेशन, उसने अपना रिप्लाई भेजा। जैसे ही उसने अपना रिप्लाई लेटर के थ्रू भेजा या जैसे भी भेजा, और उसने पुट इन ट्रांसमिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लेटर के थ्रू भेजा, तो उसने अगर उसको पोस्ट कर दिया तो वो वहीं पे कंप्लीट माना जाएगा। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर की जो बात है, उसमें जैसे ही सामने वाले व्यक्ति जिसको आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, जो आपका प्रपोज़र था, उसको जैसे ही लेटर मिल गया, जैसे ही उसको नॉलेज हो गई, वो वहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बताते ही हैं हमारी सारी वीडियोस में कि हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन क्या होता है, क्या एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं वैलिड कंसिडरेशन के लिए, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो वो क्या होते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, जो कि 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2D है उसमें बताया गया है। इसकी पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी or any other person has done or abstained from doing something, does or abstain from doing something, promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence, promise is called consideration from promise। तो फ्रेंड्स, कंसिडरेशन का जो हमें सिंपल मतलब पता है वो ये है कि किसी भी चीज़ की हमको प्राइस देनी है अगर, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो लेन देन होती है, जो एक व्यक्ति देता है और सामने वाला व्यक्ति उसके रिटर्न में कुछ करता है, उसको कंसिडरेशन, उसको प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक प्रतिफल के लिए क्या क्या रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो ही उसको वैलिड बना सकता है। सारे प्रतिफल वैलिड नहीं होते हैं, उनको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। तो पहली कंडीशन होती है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जो वचनदाता है उसकी इच्छा पे होना चाहिए कि उसको क्या प्रतिफल चाहिए। वो जो भी आपको प्रपोजल दे रहा है, आपको अपनी प्रस्तावना बता रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है, उसमें जो उसको इन रिटर्न चाहिए ना, जो भी उसको प्रतिफल चाहिए, वो खुद ही बताता है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहती हूँ, तो मैंने आपको ऑफ़र दिया था कि क्या आप मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में ख़रीदोगे। तो जो ये 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन है ना, ये मेरी तरफ से ही आया है। तो कंसिडरेशन हमेशा जो भी प्रोमिसर की डिज़ायर होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा पॉइंट बताता है कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस कंसेप्ट में ये बात है फ्रेंड्स कि इच्छा तो होती है प्रोमिसर की कि वो क्या प्रतिफल चाहता है, बट किससे चाहता है? या तो वो प्रोमिसी से भी ले सकता है, जिसको वो प्रॉमिस दे रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति है, उससे भी वो कंसिडरेशन ले सकता है, या किसी और पर्सन से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स।
कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसको हम आगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कंसेप्ट में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए यही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो भी हमको प्रतिफल मिल रहा है या तो हमको प्रोमिसी की तरफ से मिले या किसी और व्यक्ति की तरफ से। तीसरा पॉइंट बताता है नो एडवोकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। जो भी आपको प्रतिफल मिल रहा है, जो भी आपके ऑफ़र की आपको प्राइस मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऑफ़र के बराबर की हो या उससे ज़्यादा हो, वो कुछ भी हो सकती है। जो कंसिडरेशन, जो प्रतिफल आपको ऑफ़र के रिस्पेक्ट में इन रिटर्न मिल रहा है वो कुछ भी हो सकती है। अगर वो इनएडवोकेट है, वो बराबर की नहीं है, आपके ऑफ़र के लेवल की नहीं है, या आपने ऑफ़र तो दिया था बहुत बड़ी चीज़ बेचने का और आपको इन रिटर्न बहुत कम पैसे मिल रहे हैं उसके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसिडरेशन जो है या वो जो एग्रीमेंट बना है वो वॉइड हो जाएगा। इन एडवोकेसी से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा पॉइंट होता है इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जो आपका प्रतिफल है फ्रेंड्स, वो मतलब जो कंसिडरेशन है वो, और जो प्रोमिसर का ऑब्लिगेशन है, जो प्रोमिसर इन रिटर्न कर रहा है, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये कंसिडरेशन तभी माना जाएगा जब प्रोमिसर की जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, जो भी आपके बीच में लीगल पॉइंट पे लेके ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुई है, वो डिफरेंट होगी और कंसिडरेशन डिफरेंट होगा। फिफ्थ पॉइंट बताता है कि ये लॉफुल होना चाहिए। कुछ भी ऐसा प्रतिफल जो कि एक अनलॉफुल है या जो इलीगल है, वो वैलिड कंसिडरेशन कभी नहीं हो सकता। आप कुछ ऑफ़र कर रहे हो और इन रिटर्न आप कुछ इलीगल या अनलॉफुल चीज़ ले रहे हो, तो वो प्रतिफल वैलिड प्रतिफल नहीं है। कंसिडरेशन का हमेशा लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ पॉइंट बताता है इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रतिफल, जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में? लॉ के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता और फिर भी आप कंसिडरेशन दे दो उसका। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें चांद सितारे ला के दूँगा। तो ये फ्रेंड्स, ये इल्यूजनरी चीज़ें हैं और इल्यूजनरी चीज़ें कभी भी कंसिडरेशन या प्रतिफल नहीं मानी जाती है। हमेशा रियल होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर होंगे तभी एक कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब जो हमारा कंसिडरेशन है उसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। हमने हमेशा ये देखा है, बेसिक कंसेप्ट यही बताता है कि हर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, वो करार शून्य है। बट फ्रेंड्स, सेक्शन 25 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कुछ एक्सेप्शन बताता है। चलिए जानते हैं। उसका पहला पॉइंट बताता है एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इसकी सबसे स्टार्टिंग लाइन है वो तो यही बोलती है कि कोई भी करार जिसमें प्रतिफल नहीं है वो करार शून्य है। लेकिन वैसे करार जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बने गए हों, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो दोनों पार्टीज़ में, फॉर एग्जांपल पापा ने बेटे को, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दादा पोता, इनके बीच में अगर कुछ करार हुआ है और उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो भी वो करार वैलिड माना जाएगा, वो वॉइड नहीं होगा। बट वैसा वो जो करार है वो कैसा होना चाहिए? वो राइटिंग में होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो रिलेशनशिप है ना वो इमीडिएट होनी चाहिए। इमीडिएट का मतलब है कि ऐसा क्लोजनेस होनी चाहिए रिलेशनशिप में जो कि ये प्रिडिक्ट करे, आप पहचान पाओ कि हाँ, इन लोगों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो सकता है, इन लोगों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इमीडिएट रिलेशनशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो होना ही चाहिए। अगर कहीं पे भी आपके टर्म्स ऐसे हैं जिससे ये शो हो जाए कि इन दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था, तो वैसे एग्रीमेंट सारे वॉइड हो जाएंगे। इसके लिए सबसे मस्ट यही है कि ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जिनमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करता हो। वो सारे एग्रीमेंट रिटर्न होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए।
दूसरा पॉइंट आता है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये बताता है दोस्तों कि अगर पास्ट में किसी ने कुछ काम किया है और अपनी इच्छा से ही किया है, आपके लिए कोई सपोज करो उसने कुछ काम किया और अपनी इच्छा से किया, बाद में आप जाके अगर उसको कुछ कंसिडरेशन देना चाहते हो तो वो कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। उस समय जो हुआ था, उस समय आपने कोई उसको कंसिडरेशन नहीं दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में अगर आपने एग्रीमेंट किया है कि आपने जो भी मुझे पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज दी थी या पास्ट में आपने मेरे लिए जो भी काम किया था उसका मैं अब आपको प्रतिफल देना चाहता हूँ, तो ये सारे जो एग्रीमेंट हैं ये वैलिड एग्रीमेंट माने जाएंगे, ये वॉइड नहीं होंगे। तीसरा आता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे करार होते हैं जिनमें, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें लिमिटेशन रोल बहुत प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये आपसे लोन लिया था, मैं इतने टाइम में आपको ये पैसे दे दूँगी, बट मैं लिमिटेशन से बाहर हो गई, मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं कर पाई, और उसके बाद अगर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ मैं आपको इतने ड्यूरेशन में ये आपका अमाउंट वापस दे दूँगी, तो वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट है, वो वॉइड नहीं है। फोर्थ आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से सामने वाले व्यक्ति को कुछ देता है और उसको इन रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। तो अगर उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब उसको प्रतिफल नहीं मिल रहा है अपने काम के रिस्पेक्ट में या उसने जो भी गिफ्ट दिया है उसके रिस्पेक्ट में, तो भी वो वैलिड है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि उसको कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा है, वो अपनी इच्छा से गिफ्ट दे रहा है। तो गिफ्ट के केसेस में भी जहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है वो वैलिड माना जाता है। फिफ्थ आता है एजेंसी। हम आगे चैप्टर्स में भी देखेंगे, जब एजेंसी का कंसेप्ट आता है, जब एजेंट को आप एम्प्लॉय करते हो उसमें भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड ही माना जाता है। सिक्स्थ आता है रेमिशन। रेमिशन में होता है दोस्तों, जब कभी आप ऐसे करार कर लेते हो जिसमें कि जो एक्चुअल में आपका ड्यूज़ था, जो एक्चुअल में अमाउंट आपका ड्यू था उससे कम में आप एग्री कर जाते हो, आप रेमिट कर देते हो उन सारी चीज़ों को, तो ऐसे केसेस में भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रतिफल की ज़रूरत नहीं होती है। सेवेंथ पॉइंट आता है गारंटी। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं उसके अंदर जैसे हमें पता है 3 पार्टी होते हैं, अगर कोई भी कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर को, जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको मिल गया है, तो अलग से श्योरिटी को अगर कंसिडरेशन नहीं मिला है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो भी वो करार वैलिड है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कंसेप्ट आता है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। पहले हम इसका मतलब देखते हैं। जनरल रूल बताता है कि हमेशा 2 पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। दोनों पार्टी बन गए, उन्होंने एग्री किया। अब अगर कोई भी पार्टी अगर अपना लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती है तो सामने वाली पार्टी स्यू कर सकती है। इसका सिंपल मतलब यही है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी स्यू कर सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर उसको स्यू नहीं कर सकता है। जनरल रूल इज दैट ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सी आके उसको स्यू नहीं कर सकता है, सी आके उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है। ये केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, ए ने अपना कुछ टायर्स, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ टायर्स थे, वो बी को बेचे, और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा कि तुम अगर आगे फर्दर किसी को बेचते हो तो तुम एक सर्टेन प्राइस, फॉर एग्जांपल 100 रुपये से नीचे में नहीं बेचोगे। तो ये उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी ने क्या किया, बी ने सी को ये आगे फर्दर सेल किए वो टायर, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स माने, बट सी ने क्या किया, उसने किसी तीसरे इंसान को, फॉर एग्जांपल डी को, कुछ जो टायर्स उससे मिले, उसको मिले थे बी से, उसको बेचे और वो एक्स्ट्रा प्राइस में बेच दिए। तो ए आया उसको चैलेंज करने के लिए, तो कोर्ट ने बोला आप जो है वो सी को चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने तो बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, बी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का टर्म पूरा माना, उसने उसको फॉलो किया। अब सी क्या करता है, वो बी और सी के बीच का टर्म्स हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो।
तो जहाँ स्ट्रेंजर बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे ए था बी और सी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो वो चैलेंज नहीं कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। इसको ही हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैं एक बार वापस से सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो दो पार्टी एंटर करी है कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ वो दो पार्टी ही एक दूसरे को स्यू कर सकती है, एक दूसरे को चैलेंज कर सकती है अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। तो कोई तीसरा इंसान, कोई स्ट्रेंजर टू पार्टी स्यू नहीं कर सकता है। अब दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन फ्रेंड्स, मैं पहले आपको ये बताती हूँ, ये इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये बताता है, इसका पहले जनरल रूल बताती हूँ मैं आपको। ये बोलता है कि अगर जब कभी भी कोई एग्रीमेंट होता है, मैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का जनरल रूल बता रही हूँ दोस्तों कि ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, आपने मुझे प्रतिफल दिया, तो आप मेरे से रिलेटेड हो, आप मेरी पार्टी हो। बट अगर मुझे किसी और से बेनिफिट मिल रहा है या मुझे किसी और की तरफ से कंसिडरेशन मिल रहा है, तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है उससे मतलब है। ये होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब, जो जनरल मतलब है। बट दोस्तों ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने ऊपर देखा था और मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो हमारी डेफिनेशन है कंसिडरेशन की, वो ये बोलती है कि जो कंसिडरेशन है वो किसी की तरफ से भी आ सकता है। इट कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो वहाँ जो ये और एनी अदर पर्सन डला है ना, ये ही शो कर देता है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे को कौन कंसिडरेशन दे रहा है, बस मुझे प्रतिफल से मतलब है। मेरे वचन जो मैंने आपको प्रॉमिस दिया था उसके रिस्पेक्ट में मुझे प्रतिफल या मुझे कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मुझे आपसे मिले, मुझे किसी और पर्सन से मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का रूल इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। देखिए, इट इज़ अ वेल सेटल एस्टैब्लिश दैट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ अप्लाई नहीं करता है। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये जो वर्ड है ना, इससे ही क्लियर होता है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन से मतलब है। कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। So long as there is a consideration to promise, it is immaterial who has furnished it. आगे चलते हैं। अब आता है एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने समझा था उसमें यही था कि स्ट्रेंजर हमको स्यू नहीं कर सकता है, जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का वो स्यू नहीं कर सकता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो बहुत ईजी हैं। पहला बताता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। जहाँ कहीं भी ट्रस्ट क्रिएट होता है तो उसका जो बेनिफिशरी है, जिसको फ़ायदा मिल रहा है, वो स्यू कर सकता है, क्योंकि वो इम्प्लाइडली उन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से अटैच्ड है, इन्वॉल्व है। तो बेनिफिशरी स्यू कर सकता है अगर कोई वायलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो स्ट्रेंजर नहीं माना जाएगा। सेकेंड आता है मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट। कुछ ऐसे सपोज सेटलमेंट हो रहा है या पार्टीशन हो रहा है जिससे अदर पार्टीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, अदर लोगों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो भली कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ नहीं थी वो भी स्यू कर सकती हैं। तीसरा है एक्नॉलेजमेंट और फोर्थ है असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों पॉइंट बस यही बताते हैं फ्रेंड्स कि जहाँ कहीं भी एजेंट होता है सपोज़, जो कि थर्ड पार्टी होता है, अगर उसने कोई एक्नॉलेजमेंट दे दिया है, या ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो असाइनी होता है उसने अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए कुछ काम कर दिया है, तो ये लोग भी चैलेंज कर सकते हैं, ये लोग स्ट्रेंजर नहीं माने जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज़ के बीच में हुआ, तो उसका कोई एजेंट या किसी व्यक्ति जिसने अपने राइट्स सामने वाले व्यक्ति को असाइन कर दिए हैं, तो वो लोग स्ट्रेंजर नहीं माने जाएंगे फ्रेंड्स, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्टीज़ माने जाएंगे और वो लोग स्यू कर सकते हैं।
तो आज के कंसेप्ट में बस इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।